हेलो फ्रेंड्स। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ये आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है। और ये जो मैंने पीडीएफ लिया है ये कि हिंदी टेक्स्ट बुक से लिया है। इसका कारण है कि कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश में आप पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में जो नोट्स दिखा रहे हो वो हमें प्रॉपर समझ नहीं आ रहे हैं और नोट्स मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से हैं अपने यहाँ पे। तो इस बार मैंने क्या है टेक्स्ट बुक से उठाया है ये नोट्स, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम को हिंदी में बोलते हैं टेकदार कैंटिलीवर धरन। ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि एक्चुअल में होता क्या है कैंटिलीवर बीम, और कैंटिलीवर के बाद में क्या होता है प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। जो अपने टॉपिक है वो क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले कैंटिलीवर बीम को समझिए। जब डिफरेंट टाइप ऑफ द बीम्स होती है तो उसमें मैंने बताया था कि एक होता है फिक्स सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम बताया था मैंने। और ऐसी बीम जिसमें एक तरफ तो फिक्स सपोर्ट लगा हो और दूसरी तरफ फ्री एंड हो, दूसरी तरफ फ्री हैंड हो, फ्री एंड। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कैंटिलीवर बीम। ठीक है। अब इसकी अगर इंडिटर्मिनेसी की बात करेंगे अपन तो इसमें तीन रिएक्शन जनरेट होती है। एक फिक्स सपोर्ट पे जैसे मैं बता चुका हूँ, एक वर्टिकली अपवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक मोमेंट। ठीक है। और अपने पास में तीन ही इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। समेसन एफ एक्स बराबर 0, समेसन एफ वाई बराबर 0 और समेसन एम जेड इक्वल्स टू 0 किसी भी पॉइंट पे। ठीक है। तो ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है अपने पास में, और यहाँ पे तीन ही अननोन रिएक्शन से होती है। जो रिएक्शंस होती है वो तीन अननोन होती है। ठीक है। तो तीन अननोन हो गए और तीन ही इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। तो जो कैंटिलीवर बीम होता है वो क्या होती है, स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और ये होता है कैंटिलीवर बीम। अब प्रोप्ड कैंटिलीवर का मतलब हो गया कि वो बीम जिसमें एक तरफ तो फिक्स सपोर्ट होगा आपके पास में और दूसरी तरफ में एक सिंपल सपोर्ट होगा। सिंपल सपोर्ट में क्या हो सकता है, हिंज भी हो सकता है और रोलर भी हो सकता है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं रोलर लगा दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं रोलर लगा देता हूँ और एक जनरल कंडीशन की बात करता हूँ, जनरल लोडिंग की बात करता हूँ, ये मान लीजिए रोलर लगा दिया मैंने। ठीक है। यहाँ पे हिंज भी हो सकता है, ये डिपेंड जरूर नहीं कि रोलर ही हो। ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं रोलर की बात करता हूँ तो यहाँ पे तीन अननोन हो गए फिक्स पे और रोलर पे आ गया एक, तो टोटल अननोन हो गए 4। उसमें से तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन हटा देंगे तो बचेगा एक। तो जो कैंटिलीवर बीम होता है उस पर अनडिटर्मिनेट जो डिग्री होती है अनडिटर्मिनेसी की वो होती है एक, मतलब 1 डिग्री का अनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि जो अनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होती है उसको सोल्व करने के लिए हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम को सोल्व करेंगे तो हमें जो हमने चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, उसमें कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं, उनका यूज़ करते हुए कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन यूज़ करेंगे और एक एक्स्ट्रा अननोन है उसका वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे। कोई बोले कि सब यहाँ पे रोलर की जगह हिंज होता हूँ, तो बेटा हिंज के लिए भी इतना सा समझ लो आप, हिंज होगा तो कोई बोले साहब यहाँ पे तो दो अननोन आ जाएंगे, यहाँ पे तीन हो गए, टोटल हो गए 5, तो 5 में से जब 3 जाएंगे तो डिग्री बच गई 2। बेटा देखो ऐसा होता है जब आप बीम की केस की बात करते हो तो आप अगर लोडिंग स्पेसिफिक नहीं है तब तो दो अननोन हो गए, ठीक है मैं मान लिया। लेकिन अगर लोडिंग स्पेसिफिक की बात करते हो और चूंकि बीम की बात कर रहे हैं तो जो बीम होता है उसमें केवल और केवल वर्टिकल लोडिंग होता है। ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन समेसन एफ एक्स वो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन रहता है तो उसको यूज़ नहीं करते हैं, और जो अननोन रिएक्शंस होते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको भी जीरो मान लेते हैं। तो एक्चुअल में जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ की बात करेंगे तो 2 एंड यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे आएगा, तो 3 माइनस 2 की बात करेंगे तो 1। ठीक है। तो जो प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम की बात करेंगे तो उसमें 1 डिग्री का इंडिटर्मिनेसी रहता है। ठीक है। और कैंटिलीवर बीम क्या होता है, कैंटिलीवर बीम विथ हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हिंदी में परिभाषा देख लीजिए। जब एक कैंटिलीवर या धरन पर कोई भार लगता है तो कैंटिलीवर की स्थिति में मुक्त सिरे व शुद्ध आलंबित धरन के स्थिति के मध्य अधिकतम विक्षेपण प्राप्त होता है। विक्षेपण का मतलब होगा आपके यहाँ पे डिफ्लेक्शन। ठीक है। जो फ्री एंड होता है वहाँ पे अधिकतम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अपन को मिलता है कैंटिलीवर बीम की बात करेंगे। देखिए कैंटिलीवर बीम है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा,
इलास्टिक डायग्राम ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में जो थीटा आएगा वो मैक्सिमम और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम अपन को मिलेगा, ठीक है। ये दिख रहा है सही, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इस विक्षेपण को इस बिंदु या किसी अन्य बिंदु पर ऊर्ध्वाधर आलम लगाकर रोका जा सकता है। ये ऊर्ध्वाधर आलम टेक प्रोप कहलाता है, ठीक है। ये जो एक्स अधिकतम मिल रहा है यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक सपोर्ट लगा के एक्स्ट्रा इसको कम कर सकते हैं या फिर शून्य कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शून्य हो गया तो बाकी जब भी बीम का जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो अपन को कम मिलेगा एज कम्पेयर टू कैंटिलीवर बीम के, ठीक है। इस सपोर्ट को बोलते हैं टेक, जिसको बोलते हैं प्रोप, ठीक है। तो यहाँ से बना है प्रोप और प्रोप्ड कैंटिलीवर। यह टेक, यह प्रोप जो भार के अंतर्गत विस्थापित नहीं होता है, दृढ़ टेक कहलाता है। टेक कैंटिलीवर, ठीक है, टेकेदार कैंटिलीवर, टेक कैंटिलीवर धरन पर ऊपर की ओर बल लगाता है, क्योंकि टेक जिस बिंदु पर लगा होता है वहाँ विक्षेपण शून्य हो जाता है। जहाँ पे सपोर्ट रहेगा वहाँ पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पे जब डिफ्लेक्शन का 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो अलग से जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऐसे, ये ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा और बाकी जब डिफ्लेक्शन का मान कम हो जाएगा, ठीक है। अतः टेक द्वारा लगे ऊर्ध्वाधर बल द्वारा उपलब्ध कराया गया विक्षेपण लोड को द्वारा विक्षेपण के बराबर होता है। ये तो इसमें आगे टर्म एंड कंडीशन दे दिया है। टेक की प्रतिक्रिया उस बिंदु पर करने, ये ठीक है, अब ये मैं आगे बता दूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोप कैंटिलीवर क्या होता है, ये कितनी डिग्री का अनडिटरमिनेसी होता है, ये आप समझ गए, ठीक है। अब बात आती है प्रोप कैंटिलीवर में अपने जो सिलेबस में है कि एक तो आपको बनाना है एसएफडी एंड बीएमडी और दूसरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पता करना है, ठीक है। तो देखिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अपन पता कर सकते हैं, उसके लिए अपन ने मेथड्स पढ़ लिए हैं। 3 मेथड अपन ने पढ़ रखे हैं पिछले चैप्टर्स में। पहला मेथड था डबल इंटीग्रेशन वाला, दूसरा मैकुलेज मेथड जो कि कुछ नहीं था, एडवांसमेंट ऑफ द डबल इंटीग्रेशन मेथड था, और जो तीसरा मेथड था वो था एरिया मोमेंट मेथड, ठीक है। किसी भी मेथड से आप पता कर सकते हो, और भी बहुत से मेथड्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 ही मेथड हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे डील करेंगे एसएफडी एंड बीएमडी बनाने की, ठीक है। तो एक सिंपल सा उदाहरण लेके कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके बाद में अपन आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे चल लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में एक कैंटिलीवर बीम है, प्रोप कैंटिलीवर बीम है, जिसके सेंटर पे पॉइंट रोड लगा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका उदाहरण देखिए ये है एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है, इस पे सपोर्ट ए एंड बी है, ठीक है। सपोर्ट ए पर फिक्स सपोर्ट है और सपोर्ट बी पे आपके पास हिंज दे रखा है, या कर सकते हो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स दे रखा है। इसके सेंटर पे डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, यहाँ पे अपन को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम अपन को निकालना है। इसने ये डायग्राम पहले से बना दिए, चूंकि ये किताब में इन्होंने एग्जांपल दे रखे थे बता दिया, अपन इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर कैंटिलीवर बीम को सोल्व करना है तो आप उसमें निकालें कि कितनी नंबर ऑफ द डिग्री अनडिटरमिनेसी है उसमें, ठीक है, जिससे अपन को ये पता चल जाए कि अपन को कितनी कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन इसमें यूज करना है, ठीक है। तो देखिए अगर वर्टिकल लोडिंग है तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आते हैं उसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, केवल 2 अननोन और यहाँ पे 1 अननोन, टोटल अननोन हो गए 3। इक्वेशन कितनी बची अपने पास में, अगर अपन ने हॉरिजॉन्टल वाले समेशन एफ एक्स को हटा दिया तो 2, तो नंबर 1, यानी 1 डिग्री की अनडिटरमिनेसी, इसमें एक अपन को एक्स्ट्रा कंपेटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए होगी। चलो ठीक है, अब कंपेटिबिलिटी इक्वेशन के लिए देखो ऐसा समझिए, अगर ये बीम कैंटिलीवर बीम होता, देखो इसको 2 तरीके से समझिए, एक तो केवल कैंटिलीवर बीम होता, बी सपोर्ट नहीं होता, तो एक बीम तो ऐसा होगा जिसपे केवल डब्ल्यू लोड लगा हुआ है। ये अपन ने कर रखा है पिछले चैप्टर में, याद आया आपको तो, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे थीटा निकालना है, बी पे थीटा बी और यहाँ पे डेल्टा बी, एक तो ये हो गया, ठीक है कि नहीं। दूसरा एक बीम कैंटिलीवर बीम ही माना अपन ने, पर उसमें लोडिंग ना लग के केवल नीचे से एक प्रोप डायरेक्शन लग रहा है, यहाँ पे मान लीजिए आर, ठीक है। तो अगर कोई लोड नहीं लग रहा तो लोडिंग अब नीचे से लग रही है, तो मतलब यहाँ पे भी थीटा बी होगा और डेल्टा बी होगा, ठीक है। अब चूंकि स्लोप तो आता है मोमेंट के कारण, तो मोमेंट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डेल्टा जो आता है वो रिएक्शन के कारण आता है। तो यहाँ पे आने वाला डेल्टा जितना आएगा उतना ही डेल्टा ये प्रोड्यूस करेगा, तभी तो इन दोनों का मिक्सचर जो है अपने पास में वो ये बी मिलेगा अपन को, ठीक है।
और कहने का मतलब है कि जो बी पर डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता तो डिफ्लेक्शन का कुछ मान आता है डेल्टा बी, और यहाँ पे सपोर्ट होने के कारण डेल्टा बी डैश आया, वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो यहाँ पे जो डेल्टा का मान आएगा वो 0 आएगा। जैसा कि इसने एक ऊपर लाइन लिख के दे दिया कि जहाँ पे प्रोप्ड होता है वहाँ पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू होता है 0, ठीक है। अब यदि डिफ्लेक्शन का वैल्यू 0 है तो अपन उस एक इक्विलिब्रियम कंडीशन से, या कह सकते हैं एक कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन से, जो कह रहा है कि जो प्रोप्ड एक्शन, जो प्रोप रिएक्शन होगा उसके कारण जो डेल्टा आएगा, जो डिफ्लेक्शन आएगा, वो जो लोडिंग के कारण डिफ्लेक्शन है उसके इक्वल होगा और अपोजिट होगा। तो अब क्या करेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वहाँ पर डिफ्लेक्शन का मान क्या हो जाएगा, 0। इस कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन से अपन लोग क्या कर सकते हैं, जो रिएक्शन आर है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए ये नॉन रिएक्शन हो गया क्योंकि अपने पास आर अननोन था एक। उसके अलावा अब अपन क्या करेंगे, दो इक्विलिब्रियम कंडीशन है अपने पास में, समेशन एफ वाई बराबर 0, ये एफ है, और समेशन एम जेड इक्वल टू 0। तो अब देखिए अपने पास में अननोन कितने हैं, यहाँ पे केवल रिएक्शन आर ए और यहाँ पे मोमेंट एम, मान लो इसको ए मान लो यहाँ पे, ठीक है, एम है, ठीक है, ये दो अननोन है। बाकी डब्ल्यू अपन को पता है, आर अपन को पता चल गया कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन से। तो अपन जब समेशन एफ वाई करेंगे तो आर ए का वैल्यू पता चल जाएगा, और एम जेड पता करेंगे तो एन ए का पता चल जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें अपन को पता चल गई तो सारी चीज़ें अपन को नोन है। अपन इसके बाद में आराम से एस एफ डी शेयर फोर्स डायग्राम और बी एम डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई इफन बट नहीं रहेगा। मेन इसमें जो कैच है वो यही है कि आपको जो एक अनडिटर्मिनेसी की डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 1 है, जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है ही अपने पास में आर, उसका पता करना है। और वो कैसे पता करेंगे अपन कैसे पता करेंगे उसको, एक कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन से। वो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन क्या रहेगी, लोडिंग के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा फ्री एंड पे उसको 0 कर रहा है ये रिएक्शन, तो इसके कारण जो रिएक्शन के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा वो, और जो लोडिंग के कारण डिफ्लेक्शन आएगा वो, उन दोनों इक्वल होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन सोल्व करने पहले एक आपके लिए छोटा सा असाइनमेंट है। आप असाइनमेंट क्या करेंगे, आप जो यूजुअल लोडिंग के, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड लोडिंग के कारण जो डिफ्लेक्शन है, स्लोप है कैंटिलीवर बीम में, वो पता करेंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड है तो उसके कारण लोड है, ठीक है। जैसे थीटा की वैल्यू मैं बता देता हूँ, थीटा होता है पी एल स्क्वायर बाई 2 ई आई, और डेल्टा की वैल्यू है पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। ये तो हो गया पॉइंट लोड एट द एंड। अब ये पॉइंट लोड यहाँ रखी यहाँ रखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला एक। दूसरा, अगर यूडीएल है, एक यूडीएल के कारण भी हो जाएगा क्योंकि अपने केस में 2 ही हैं, तो यूडीएल के कारण जो थीटा आएगा वो आ जाएगा डब्ल्यू एल का क्यूब अपॉन 6 ई आई, और डेल्टा हो जाएगा डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। ये दो गई स्टैंडर्ड रिजल्ट। फिर कोई बोले कि साहब अगर मान लीजिए ये पॉइंट लोड एंड पे ना हो कहीं पे, तो इससे बेटा यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे तो हो गया पॉइंट लोड के कारण, ये दोनों चीज़ें तो यहाँ आ जाएगी, और जो एक्स्ट्रा है वो एक ट्रायंगुलर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग नहीं तो स्ट्रेट रहेगा, तो ट्रायंगुलर का लगा के स्लोप तो वो का वही रहेगा, और डिफ्लेक्शन का मान अलग हो जाएगा। डिफ्लेक्शन मैंने एक क्वेश्चन भी करवा रखा आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड में। जब डिफ्लेक्शन आएगा तो ये डिफ्लेक्शन प्लस थीटा इंटू एल माइनस एल वन, प्लस थीटा इंटू एल माइनस एल वन, ये एल वन मान लीजिए, ये टोटल एल मान लीजिए, ठीक है। तो कुछ मैथमेटिक इक्वेशन से अपन अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन को पता है तो बाकी के कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखा जाए हमेशा, ठीक है। 2 मतलब 4 है, एक तो पॉइंट लोड के लिए थीटा और डेल्टा का, और एक यूडीएल के लिए थीटा और डेल्टा का। जब ये दोनों आपको पता हो जाएगा तो फिर अपन आराम से कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग ये फॉर्मूले पढ़िए। उसके बाद में अपन जब अगले चैप्टर होगी, अगली क्लास होगी, उसमें 2 एग्जाम्पल करके देंगे, पॉइंट लोड वाला भी और एक यूडीएल वाला भी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।